हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने बिहार स्पेशल की एक सीरीज़ शुरू किया है जिसमें हम बिहार के इतिहास के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें बिहार के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास और उनके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने दोबारा एक श्रृंखला शुरू किया बिहार का भूगोल, जिसमें हम बिहार का भौतिक विभाजन और बिहार की जलवायु पढ़ चुके हैं। उसका वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे बिहार के अफवाह तंत्र के बारे में कि बिहार में कौन कौन सी नदियां हैं, उन नदियों पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं और उन नदियों की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, बिहार अफवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है हिमालय नदियाँ और दूसरा है पठारी नदियाँ। हिमालय नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो ग्लेशियरों से निकलकर उत्तर से दक्षिण की ओर गंगा नदी में आकर मिलती हैं, और पठारी नदियाँ वे नदियाँ होती हैं जो दक्षिण यानी कि मध्य प्रदेश और झारखंड से निकलकर गंगा नदी में आकर मिलती हैं। पहला पॉइंट है, हिमालय नदियाँ सदा निरा यानी कि वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियाँ हैं। इन नदियों में कभी भी पानी की कमी नहीं होती है, क्योंकि इन नदियों का उद्गम क्या होता है, ग्लेशियर होता है। और पठारी नदियाँ वर्ष आधारित नदियाँ हैं। जब बारिश होती है तो नदियों के जो अपवाह रेखा है उसमें जल भर जाता है और उसके बाद वो धरती पर उद्गमित होती हैं, दिखाई देती हैं और वो वहाँ से प्रवाहित होती हैं। हिमालय नदियों में दूसरा पॉइंट है, उत्तर से यह हिमालय नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि पठारी नदियाँ दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। हिमालय नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं और पठारी नदियाँ अनुवर्ती होती हैं। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? पूर्ववर्ती नदियाँ वे नदियाँ हैं जो किसी क्षेत्र के भौगोलिक उत्थान से पहले मौजूद थी। ये नदियाँ जमीन के उत्थान के बावजूद अपनी घाटी को गहरा करती जाती हैं और अपने मूल मार्ग को बनाए रखती हैं, जैसे कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ पूर्ववर्तीय नदी कहलाती हैं। अनुवर्ती नदियाँ किन्हें बोलते हैं? अनुवर्ती नदियाँ ये वे नदियाँ होती हैं जो जमीन के सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं। इनका मार्ग और दिशा ढलान पर निर्भर करता है। इनकी कई सहायक नदियाँ भी हो सकती हैं जो मुख्य नदी से समकोण पर आकर मिलती हैं, जिन्हें प्रवर्ती नदी कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकांश नदियाँ हैं, जैसे गोदावरी, कृष्ण और कावेरी, और इसमें जो हम पढ़ेंगे सोन नदी और कमला नदी, कर्मनाशा नदी, पुनपुन, ये सब नदियाँ क्या हैं? अनुवर्ती नदियाँ हैं। चौथा पॉइंट है, हिमालय नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, जबकि पठारी नदियाँ छोटे छोटे डेल्टा बनाती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हिमालय नदियाँ हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियाँ हैं वो नई नदियाँ हैं। वो जब हिमालय के तराई को काट कर आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा गाद लेकर आती हैं, जबकि पठारी नदियों के साथ ऐसा नहीं है। ये बहुत लंबे, बहुत पुरानी नदियाँ हैं। ये अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, जिसके वजह से इसमें गाद की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए ये छोटे छोटे डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय नदियाँ बाल्यावस्था में हैं, यानी कि अभी अभी इनका जन्म हुआ है, ये बहुत नई नदियाँ हैं। जबकि पठारी नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में हैं, ये अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। ये बहुत लंबे समय से हिमालय के उत्थान के पहले से ये नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। हिमालय नदियाँ ये मार्ग परिवर्तन करती हैं और गोकुल झील बनाती हैं। मार्ग परिवर्तन क्यों होता है? जब ये अधिक अवसाद लेकर आती है, सपोज कोई नदी ऐसे आ रही है और अगर इसके बीच में कोई पर्वत यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये सारे अवसाद जमा करेंगी और नदी इधर से निकल जाएगी। तो जो निकल के ऐसे घूम जाएगी, तो जो यहाँ पे पानी वाला क्षेत्र बनेगा, हम इसे गोकुल झील बोलते हैं। ज़्यादातर गोकुल झील ऐसे बनता है, ये ऐसे आती है, ऐसे, फिर ये नदी काटते काटते ऐसे करते करते ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र बन जाता है जो गोकुल झील का कहलाता है। जबकि पठारी नदियाँ सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं। हिमालय नदियाँ अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती हैं, जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वर्ष भर जल इनमें प्रवाहित होते रहता है। जबकि पठारी नदियों में चूँकि पानी कम होता है, ये वर्षा पर निर्भर रहती हैं, तो इनमें बाढ़ की संभावना भी क्या होती है? कम होती है। हिमालय नदियों में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? तो इसमें है गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती इत्यादि नदियाँ हैं। और पठारी नदियों में सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय इत्यादि नदियाँ हैं।
तो हम इसे मैप से देख लेते हैं कि बिहार में मुख्यतः कौन कौन सी नदियाँ हैं और उनकी सहायक नदियाँ क्या क्या हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पहली नदी जो घाघरा, जो कि उत्तर प्रदेश से होकर आती है, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा और इसकी सहायक नदी मेची। जब ये कौन सी नदियाँ हैं, ये ऊपर वाली सब की सब हिमालयी नदियाँ हैं। नीचे जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं, इसमें है कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु नदी जिसे निरंजना भी कहते हैं, जहाँ पे भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मोहना नदी, किऊल, यहाँ पे एक अजय और बदुआ नदी है। तो इसे हम लिस्ट से देख लेते हैं। इसको ट्रिक से याद रखने के लिए मैंने एक यहाँ पे ट्रिक बनाया है दो, जो कि बिहार के उत्तर से आने वाली प्रमुख नदियों की ट्रिक हैं और एक है बिहार के दक्षिण से आने वाली मुख्य नदियाँ। तो उत्तर से आने वाली मुख्य नदियों की ट्रिक है घाघ, बूबा, कको-महा। घाघ, बूबा, कको-महा, इसे आप 5 बार बोल देंगे, याद हो जाएगा। घाघ, बूबा, कको-महा। तो घाघ से घाघरा गंडक, यहाँ पे है हमारी घाघरा और ये है गंडक। मैंने सीरियल वाइज लिखा है, यानी कि ये जो क्रम है ये है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये याद रखने के लिए, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो घाघ, बूबा, कको-महा, घाघरा, गंडक, बूबा मतलब बूढ़ी और बागमती, फिर कको मतलब कमला और कोसी, उसके बाद है महानंदी, महानंदा, महा से महानंदा नदी। तो घाघ, बूबा, कको-महा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानदी। बिहार के दक्षिण से आने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? कसोपू, फकियाब। कसोपू, फकियाब। तो कसोपू में है कर्मनासा, सोन और पुनपुन। कर्मनासा, सोन और पुनपुन, कसोपू। फकियाब में फल्गु, उसके बाद मोहना को किऊल बोलते हैं, सॉरी किऊल यहाँ पे है हमारा, फल्गु, किऊल। इधर एक अजय नदी है, उसके बाद इसकी सहायक नदी यहाँ पे एक छोटी सी बदुआ नदी है। तो कसोपू, फकियाब, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, अजय और बदुआ। यहाँ पे आप मैप से भी देख सकते हैं। घाघ, बूबा, कको-महा और कसोपू, फकियाब। ये भी, इनका भी क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर है, क्योंकि कभी कभी क्रम पूछ देता है कि इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर सजाएं या पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने इन्हें उद्गम और संगम मुहाने के रूप में सारणीबद्ध किया है। आप यहाँ से डेटा आसानी से याद कर सकते हैं, एक बार पढ़ने पे याद हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम क्या है? गंगोत्री, उत्तराखंड में। ये इसका मुहाना कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। और बिहार में लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। और भारत में लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। उसके बाद है घाघरा नदी। इसका उद्गम है तिब्बत, मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये मिलती कहाँ है? गंगा में मिलती है। किस जिले में? बिहार के सारण जिले में मिलती है। और बिहार में इसकी लंबाई कितनी है? 83 किलोमीटर, यानी बहुत ही कम है। ज़्यादातर ये यूपी में ही इसका प्रवाह है, क्षेत्र है। उसके बाद है गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल से निकलती है और ये सोनपुर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी बिहार में लंबाई कितनी है? 260 किलोमीटर। उसके बाद है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और ये कहाँ मिलती है? खगड़िया में गंगा नदी में जाके मिल जाती है और इसकी बिहार में लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। उसके बाद है बागमती। बागमती महाभारत श्रेणी से निकलती है, जो कि नेपाल में स्थित है। और ये, इसका मुहाना कौन सा है? ये जाके कोसी में मिल जाती है, यानी कि बागमती कोसी की क्या है? सहायक नदी है। और इसका जो लंबाई है बिहार में 394 किलोमीटर है। उसके बाद है कमला नदी। कमला नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है, जो कि नेपाल में है। इसका भी मुहाना कोसी में ही है, कोसी नदी में जाके मिल जाती है, यानी कमला कोसी की सहायक नदी है। और इसका बिहार में लंबाई, मतलब मुझे कोई ऑथेंटिक सोर्स से नहीं मिला, तो आप गूगल देखें और आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं बाकी यूजर्स के लिए। उसके बाद है कोसी नदी। कोसी गोसाई थान स्थान से निकलती है, जो कि नेपाल में है। और एक कटिहार में एक स्थान है कुर्सेला, वहाँ पे जाके गंगा से मिल जाती है। बिहार में इसकी जो लंबाई है 260 किलोमीटर लंबाई है। उसके बाद है महानंदा नदी। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है और मालदा में जाके मिल जाती है।
उसके बाद है सकरी नदी, मालदा बिहार में नहीं है, ये आप याद रखेंगे। सकरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है, यानी सकरी क्यूल की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं करमनाशा नदी। करमनाशा नदी विंध्य पहाड़ी से निकलती है और चौसा जो कि बक्सर में स्थित है, ये यहाँ पे गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। उसके बाद है सोन। सोन अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश में जो स्थित है, और दानापुर में जाके गंगा में मिल जाती है। उसके बाद पुनपुन को देखते हैं। पुनपुन झारखंड से निकलती है, झारखंड के एक ज़िला है पलामू डिस्ट्रिक्ट, और फथुआ में जाकर के मिल जाती है गंगा में। फल्गु यानी जिसे निरंजना नदी भी कहते हैं, जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है, यह पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाती है, यानी फल्गु निरंजना क्या है, पुनपुन की सहायक नदी है। अजय नदी ये जमुई से निकलती है और गंगा यानी पश्चिम बंगाल में जाके गंगा से मिल जाती है। उसके बाद है क्यूल नदी, जिसका उद्गम झारखंड के हजारीबाग पठार से है, वहाँ ये बिहार में आकर के लखीसराय में गंगा से मिल जाती है। तो जो भी हमने नदियाँ पढ़ी उसके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनके बारे में हम कुछ डिटेल से पढ़ लेंगे, ताकि जो भी फैक्ट्स हैं एग्जाम में पूछे जाएंगे हम आसानी से उनका जवाब दे सकें। तो शुरू करते हैं। गंगा नदी। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार के सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछता है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से गुजरती है, तो यह 12 जिलों से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियाँ बिहार में गंगा नदी से मिलती है, जबकि महानंदा, अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी कहा जाता है और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरी नदी है घाघरा नदी। यह मानसरोवर जो कि तिब्बत में है के पास से निकलती है और बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम है सरयू। मैदानी भागों में इसे हम सरयू नाम से बोलते हैं। इसका नेपाल में जो नाम है गोगरा और कर्णाली नदी। इसकी सहायक नदियाँ जो हैं राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती इत्यादि। तीसरी नदी है गंडक नदी। गंडक नदी को नारायणी नदी, मैदानी भाग में नारायणी नदी बोलते हैं। सप्त गंडकी और शालिग्राम नेपाल में बोलते हैं। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा है। गंडक की मुख्य शाखा जो है वो धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गौर्ज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन जो कि पश्चिम चंपारण में है प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि हैं। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम जो है सिकरहना है। इसकी सहायक नदियाँ जो हैं मसान, बलौर, तिऊर और धनौती हैं। बागमती नदी देखते हैं। यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है, बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ लालबकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती है। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। तो काठमांडू एवं पशुपतिनाथ किस मंदिर के
बगल में है, किस नदी के बगल में है? बागमती नदी के बगल में है। कोसी नदी, यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशिकी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं से मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक यानी बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ अरुण, तमोर, लिखू, दूधकोशी, ताम्रकोशी, इंद्रावती और सोनकोशी हैं। इसके बाद है महानंदा नदी। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, जो कि पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी में मिल जाती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ पैनोर, नागर, बालासर और मेची हैं। ये मेची याद रखें, ये एक बार पूछा गया था। कर्मनाशा नदी, इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा, जो कि बक्सर जिले में स्थित है, गंगा नदी में मिल जाती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी इसमें नहाता है उसका कर्म का नाश हो जाता है। सोन नदी, सोन नदी पठारी नदी है, आपको पता ही है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास, जो कि बिहार का सबसे झारखंड से सटा हुआ जिला है, एवं गढ़वा जिले, जो कि झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, जो कि दानापुर में है, गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है, यानी कि गंगा की पहली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? यमुना, और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सोन है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल हैं। सोन नदी पर डेहरी बांध, जो कि रोहतास में है, इंद्रपुरी बैराज, जो कि रोहतास में है, और बाण सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। इसके बाद है पुनपुन नदी। यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मोरहर, मादर, दरधा आदि हैं। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। दक्षिण बिहार की पहली प्रमुख नदी कौन है? तो सोन नदी है। फल्गु नदी, जिसे हम निरंजना नदी भी बोलते हैं, यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन यानी निरंजना तथा मोहाना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। पुनपुन नदी की ये सहायक नदी है फल्गु नदी। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। ये याद रखना है, पितृपक्ष के दौरान विष्णुपद मंदिर कहाँ पे स्थित है? फल्गु नदी के किनारे। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गया जी डैम बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये याद रखना है। किऊल नदी, किऊल नदी की उत्पत्ति झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ की पहाड़ियों से हुई है। यह बिहार में जमुई जिले के सतपहाड़ी के निकट प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ अंजन, हरोहर तथा बरनर आदि हैं। यह सूरजगढ़, जो कि लखीसराय जिला में है, के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अजय नदी। अजय नदी भारत के बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहने वाली एक नदी है। बिहार में यह जमुई जिले से निकलती है और फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। इसका जो उद्गम है बिहार के जमुई जिले के चकाई प्रखंड के बटपार से होता है और इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और सहायक नदी कौन सी है? हुगली नदी, जिसे भगीरथी भी कहते हैं, कि एक सहायक नदी है। तो बिहार में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ देते हैं इससे। तो पटना किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे। सोनपुर गंडक नदी के किनारे। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे। भागलपुर गंगा नदी के किनारे। बक्सर गंगा नदी के किनारे। छपरा घाघरा नदी के किनारे। हाजीपुर
गंडक नदी के किनारे, मुकामा भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, मुंगेर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, खगड़िया बूढ़ी गंडक और समस्तीपुर बूढ़ी गंडक, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है, दरभंगा ऑब्वियसली ये बागमती नदी के किनारे स्थित है, गया फल्गु नदी के किनारे स्थित है, और फतुहा जो है यह पुनपुन नदी और गंगा नदी के समीप है, जहाँ पे इनका मुहाना है दोनों, वहीं पे फतुहा नदी मिलती है, फतुहा शहर है सॉरी। नेक्स्ट है बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं। हमने अभी नदियों के बारे में पढ़ लिया और जो प्रमुख नदियां हैं उन पे कुछ नदी घाटी परियोजनाएं बनाई गई हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं 3 नदियों पर हैं। कौन कौन सी? सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। सोन बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में देखते हैं। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी, जो कि रोहतास में है, किया गया था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारों से निकाली गई हैं। पहली नहर है पूर्वी सोन नहर और दूसरी है पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है और पश्चिमी सोन नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और उसे सटे हुए जिले में सिंचाई की जाती है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र तथा बारून जल विद्युत केंद्र। डेहरी जल विद्युत केंद्र की क्षमता जो है 6.6 मेगावाट है और बारून जल विद्युत केंद्र की क्षमता जो है 3.3 मेगावाट है, स्थापित किए गए हैं। दूसरा है गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। आपको ये याद रखना है कि गंडक परियोजना से किस किस को लाभ मिलता है? बिहार, यूपी, नेपाल, 3 चीज़ों का। BUN बिहार, यूपी, नेपाल। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बैराज या बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर 2 नहरें निकाली गई हैं। पूर्वी नहर है। पूर्वी नहर को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है और पश्चिमी गंडक जो नहर है वो जलाशय नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनमें से निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। इसी प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना 1954 ईस्वी में लागू हुआ। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुई थी। शुरू कब किया गया था? मेनली 54 में, और तैयार कब हुआ? 65 में। नेक्स्ट है कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। पूर्वी कोसी नहर में जो है वो है अररिया, सुपौल एवं पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है और पश्चिमी कोसी नहर इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल एवं बेगूसराय आदि क्षेत्रों में सिंचाई होती है। तो यहाँ पे हमारी वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं खत्म होती हैं। अब हम नदियों के द्वारा जो जलप्रपात बने हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। तो पहले देखते हैं जलप्रपात कहते किसे हैं। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। सपोज ऐसे नदी आ रही है और यहाँ पे एक चट्टानी ऐसे पहाड़ था, तो नदी ऐसे गिरेगी तो ये जो
झरना बनेगा और इस एरिए में जो पानी इकट्ठा होगा उसे झील बोलेंगे और इसको हम जलप्रपात बोलेंगे। तो कौन कौन से जलप्रपात हैं और कहाँ कहाँ पर स्थित है वो देख लेते हैं और इसे हम मैप से भी देख लेंगे। तो ककोलत जलप्रपात जो है वो है नवादा जिले में, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है, करमनासा बक्सर में है, धुआकुंड जलप्रपात सासाराम में है। करमनासा बक्सर में है और करमनासा नदी पर ही है। धुआकुंड सासाराम जो कि रोहतास में स्थित है। मंझरकुंड जलप्रपात ये भी सासाराम में है, रोहतास में है। रोहतास में 3 जलप्रपात है, कौन कौन से? दुर्गावती जलप्रपात, धुआकुंड जलप्रपात और मंझरकुंड जलप्रपात। उसके बाद है जियार कुंड जलप्रपात जो कि भोजपुर में है और तेलहर कुंड जलप्रपात जो कि कैमूर में है। इसे मैप से देख लेते हैं। हमने अभी ककोलत जलप्रपात देखा जो कि नवादा में स्थित है, ककोलत जलप्रपात। उसके बाद है दुर्गावती, धुआकुंड और मंझरकुंड जलप्रपात जो कि रोहतास में स्थित है। उसके बाद है तेलहर कुंड जलप्रपात जो कि कैमूर में स्थित है। उसके बाद है करमनासा जलप्रपात जो कि बक्सर में स्थित है और उसके बाद है जियार कुंड जलप्रपात जो कि भोजपुर में स्थित है। तो ककोलत नवादा, रोहतास में दुर्गावती, धुआकुंड, मंझरकुंड दुर्गावती रोहतास में है, तेलहर कुंड कैमूर में है, करमनासा बक्सर में है और जियार कुंड भोजपुर में है। तो बिहार की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। उन जलप्रपात के बाद जो झीलें बनेंगी, कांवर झील बेगूसराय में है, गोगाबिल झील कटिहार में है, इसे हम घोघा बिल झील भी बोलते हैं और गोगा बिल कुछ पुस्तकों में लिखा गया है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है, घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में है, अनुपम झील कैमूर में है, सिमरी झील सहरसा में है, जगतपुर झील भागलपुर में, मोती झील मोतिहारी में, मोती से याद रखें, मोती झील मोतिहारी में है, सरैया मन बेतिया में और पिपरा मन मोतिहारी में। मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है और बेतिया पश्चिमी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण में कितना हो गया? 2, मोतिहारी में मोती झील और पिपरा मन। इसे भी हम मैप से देख लेते हैं, याद हो जाएगा। तो सरैया मन हमारा कहाँ है? पश्चिम चंपारण में सरैया मन झील। मोती झील और पिपरा मन झील कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। कुशेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा में। सिमरी झील कहाँ है? सहरसा में। गोगा भील झील कहाँ है? कटिहार में। जगतपुर झील कहाँ है? भागलपुर में, भागलपुर। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। घोड़ा कटोरा झील नालंदा यानी राजगीर में है और कैमूर में कौन सा झील है? अनुपम झील। तो इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार की प्रमुख नहरें। अभी हमने नहरों के बारे में पढ़ा था बहुउद्देशीय परियोजनाओं में। अब हम देख लेते हैं कि उनसे लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो हमने पढ़ा अभी कि गंडक की जो पूर्वी नहर है उससे 3 नहरें निकाली गई हैं, त्रिवेणी, तिरहुत और दोन नहर। इससे कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होता है, सिंचित होता है? तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। उसके बाद कोसी को भी हमने देखा था, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी और एक राजपुर जो कि छोटा सा नहर है वो भी निकाला गया है। तो पूर्वी कोसी से अररिया, सुपौल और पूर्णिया, पश्चिमी कोसी से दरभंगा, मधुबनी और सुपौल, राजपुर नहर से सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय। उसके बाद है पूर्वी सोन जो सोन नदी से 2 नहरें निकाली गई थी, पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन। उसमें है औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया और अरवल पूर्वी सोन नहर से, और पश्चिमी सोन नहर से रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर को सिंचित किया जाता है। इसको हम मैप से देख लेते हैं। कोसी नदी, पहले सोन को देख लेते हैं। सोन नदी का एक पूर्वी नहर और पश्चिमी नहर। तो जो पूर्वी नहर है वो ऐसे गया है और जो पश्चिमी नहर है वो ऐसे गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी नहर में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, नालंदा और पटना वाले क्षेत्र सिंचित होते हैं। और जो पश्चिमी नहर है, पश्चिमी नहर में रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और कुछ क्षेत्र इनके एरिया का भी सिंचित होता है। तो सोन नहर को पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन, पूर्वी इस साइड वाले को हम क्या बोलते हैं? पूरब, इसको पश्चिम, वेस्ट, ये नॉर्थ और ये हमारा साउथ, उत्तर और दक्षिण हो गया। उसके बाद हमारा कौन सा था? एक
कोसी में भी 2 नहर निकाले गए थे यहाँ से, और पूर्वी कोसी और पश्चिमी, उसके बाद एक छोटा सा राजपुर नहर। तो कोसी नहर के पूर्वी कोसी नहर से कौन कौन सा था? सुपौल, अररिया, पूर्णिया, और राजपुर से मधेपुरा सहरसा था, और पश्चिमी से मधुबनी दरभंगा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल राजपुर से सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय है, पश्चिमी कोसी से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल है, और पूर्वी कोसी से अररिया, सुपौल, पूर्णिया है। उसके बाद हमारा था एक गंडक से हमें पूर्वी और पश्चिमी निकाला गया था। पूर्वी जो नहर ऐसे निकाली गई थी उससे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फर वाला एरिया होता था, और जो पश्चिमी नहर निकाली गई थी उससे गोपालगंज, सिवान और सारण के क्षेत्र सिंचित होते थे। नेक्स्ट है बिहार के गर्म जल कुंड। तो कौन कौन से जलकुंड कहाँ कहाँ पे हैं ये देख लेते हैं। राजगीर, मुंगेर और गया, यही 3 है जहाँ पे जलकुंड है। तो राजगीर में है ब्रह्मकुंड जो कि बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। दूसरा है सप्तधारा, तीसरा सूर्यकुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड। ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, सूर्यकुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड, ये है राजगीर में। मुंगेर में आप देखेंगे तो सीता राम लक्ष्मण आप याद रखें। मुंगेर में एक याद रखने का तरीका, फिर सीता राम लक्ष्मण संबंधित किससे थे? ऋषि से थे, तो ऋषि को भी याद रख लें। फिर इनका जन्म एक महापर्व की तरह है, ये भी याद रख लें, इम्पोर्टेंट है इन्हीं से कहानी की तरह। फिर भीम जो कि रामायण के बाद महाभारत में आए थे, तो ये भी मतलब इसमें जो अवतार हैं, जो रामायण महाभारत से चीज़ें हैं उसी से संबंधित है। लक्ष्मण, सीता, राम, ऋषि, भीम, ये कहाँ पे हैं? सब मुंगेर में है। श्रृंगार, भरारी कुंड और पंचतर कुंड ये अलग थोड़ा सा है, तो इसे याद रखेंगे। तो लक्ष्मण, सीता, राम, भीम, जन्म, ऋषि, ये सब कहाँ पे हैं? मुंगेर में है। गया में सिर्फ एक है, अग्निकुंड। और राजगीर में हमें याद रखना है ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, सूर्य, मखदूम कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड। तो हमारे यहाँ पे थियरी पार्ट खत्म होता है। अब हम जो भी थियरी हमने पढ़ा है उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो कि कभी किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर होगा चौसा के निकट, बक्सर से, जो कि बक्सर जिला वहाँ पे है। चूँकि ये स्थान पूछा है न कि जिला, तो हमारा चौसा आंसर होगा। जो चौसा है वो बक्सर में ही है, ये याद रखना है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सा छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? इसका आंसर होगा फल्गु। तीसरा क्वेश्चन है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो हमने अभी इसे 2 बार पढ़ा, 425 किलोमीटर। हरोहर नदी जो ताल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, ये कहाँ से आती है? तो बढ़ैया से पश्चिम में आके मिलती है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो कोसी सहायक सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि 120 किलोमीटर है। बिहार के उत्तरी भाग की नदियाँ तथा उसके उद्गम स्थलों में कौन सा बेमेल है, ये मिलाना है। तो कोसी हिमालय से निकलती है, ये सही है। गंडक भी हिमालय से निकलता है, ये भी सही है। बागमती हिमालय से निकलता है, नहीं, ये हिमालय से निकलता है, न कि छोटा नागपुर के पठार से, तो ये गलत मिलान है। और बूढ़ी गंडक हिमालय से ही निकलती है। तो हमने जो ट्रिक पढ़ा था, कौसोपू फगयाब, ये तो साउथ वाला है, सॉरी। घाघ बुबा कको महा हमारा कोड था, घाघ बुबा कको महा। तो घा से घाघरा, ग से गंडक, बू से बूढ़ी गंडक, बा से बागमती, क से कमला, को से कोसी, महा से महानंदा। तो अब ये जो भी नदियां हैं सब उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, यानी कि हिमालय से आई हैं। तो कोसी, गंडक, बागमती और बूढ़ी गंडक, ये चारों की चारों हिमालय से निकली हैं, लेकिन इसका मिलान दिया है छोटा नागपुर पठार से, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन नदी बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो इसका आंसर क्या होगा? गंडक नदी भी गंगा नदी में मिलती है, सोन भी गंगा नदी में आके मिलती है, घाघरा नदी भी गंगा नदी में आके मिलती है, और पुनपुन नदी भी गंगा नदी में ही आके मिलती है। तो आंसर चारों होगा। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है?
तो उत्तर की तरफ से ना मिलती है, तो उत्तर वाली नदियाँ कौन कौन सी है? घाघ, बुबा, कको, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। तो इसमें घाघरा, गंडक, कोसी तो है, लेकिन सोन जो कि दक्षिण से आती है, कसुपु, फग्याब, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, अजय और बदुआ। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती? दक्षिण से, यानी अगर ये बिहार है तो इधर से कौन नदी आके नहीं मिलती है? तो हम देख सकते हैं कसुपु, फग्याग में किऊल, सोन और फल्गु आती है, बागमती नहीं आती है। बागमती घाघबुबा कोकोमहा यानी हिमालय से निकलने वाली नदी है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई बिहार में क्या है? तो ये है 120 किलोमीटर। अभी पिछला क्वेश्चन ही हमने किया था। ये क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। बिहार में लगभग कितना वर्षा होती है? तो ये लगभग 1000 से 150 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से 150 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष वर्षा होती है। और एवरेज पूछे अगर तो 112 सेंटीमीटर हमने अपने आपको जलवायु वाले पार्ट में पढ़ा दिया है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये सारण जिले में प्रवेश करती है। बिहार में घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो ये छपरा के निकट मिलती है आकर के। उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताएं जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में आके मिलती है। जैसे अगर ये बिहार का मैप है रेक्टेंगुलर, या अगर आप बिहार का मैप भी ऐसे बनाएं तो इसमें बोल रहा है सबसे पश्चिम में कौन सी नदी आके मिलती है। ईस्ट ये है, पूरब ये है और पश्चिम ये है। तो इसमें क्या होगा? पहले कौन सी नदी है? घाघ, बुबा, ककोमहा में कोड जो है हमारा घाघरा का है, फिर गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। तो यहाँ पे घाघरा पहले है। तो सबसे पश्चिम से आने वाली, पश्चिम में मिलने वाली गंगा नदी है। गंगा नदी से कौन होगी? घाघरा। उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताए जो बिहार में सबसे पूरब में मिलती है। तो कौन सी होगी? महानंदा। अभी हमने देखा ये महानंदा। नेक्स्ट है, दक्षिणी बिहार की वो कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो अगर ये बिहार का अगर आप मैप बनाएं तो यहाँ से कसुपु, फग्याग पहले आती है, कर्मनासा इसमें ऑप्शन में नहीं है, अब वही आंसर हो जाता है हमारा। दूसरा कौन सी नदी है? सोन, कसोपु, पुनपुन में आके मिलती है फल्गु, अजय, बदुआ, किऊल, अजय, बदुआ। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी। अगर सोन के में इसमें एक और ऑप्शन दे देता, सपोज कर्मनासा दे देता, तो हम कर्मनासा को टिक मारते, क्योंकि सबसे पश्चिम में यही आके चौसा में गंगा नदी से मिलती है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वो कौन सी नदी है जो सबसे पूरब में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो हमने अभी भी पढ़ा एक अजय, हालांकि थियरी में हमने ये नहीं पढ़ा है कि चंदन नदी है, पर ये सबसे अंतिम में आके मिलती है। बहुत ही छोटी नदी है, इसलिए ज़्यादातर किताब में इसके बारे में जिक्र भी नहीं है। गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? तो यह वाल्मीकि नगर में प्रवेश करती है, जहाँ पे वाल्मीकि नगर बैराज भी बनाया गया है। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है वो कौन सी है? महानंदा नदी। बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है वो कटिहार के दक्षिण पश्चिम में आके मिलती है। दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, वहाँ से निकलती है। दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये पलामू, झारखंड के पलामू जिले से निकलती है, वहाँ एक चोरहा पहाड़ी है, वहाँ से। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोध गया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण करती है? तो ये निरंजन नदी से निकलती है, और वहाँ से नाम इसको निरंजना भी बोलते हैं, या फिर सम्मिलित रूप से फल्गु ही बोल देते हैं। किऊल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग में है के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं कौन कौन सी समाहित होती हैं? तो इनमें फल्गु, पंचाने और सकरी नदी समाहित होती हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मनासा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो ये चौसा में मिलती है। जिला पूछता तो बक्सर होता, क्योंकि चौसा बक्सर में ही है। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? तो हमने पढ़ा था ये मैप से, नवादा जिले में है। बिहार में जलप्रपात का सही समूह मिलाना है हमें। ककोलत जलप्रपात, दुर्गावती नदी,
जीआर कुंड, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मिसमैच हुआ है। आप ऐसे देखें कि ककोलत नदी का मिलान दिया है दुर्गावती, अरे ककोलत जलप्रपात है जो दुर्गावती नदी पर है, और जीआर कुंड जो जलप्रपात है वो कर्मनाशा नदी पर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। ककोलत कहाँ पे है, दुर्गावती में, ककोलत ये है दुर्गावती, और कर्मनाशा जीआर कुंड जो कि भोजपुर में आपने पढ़ा होगा, भोजपुर में स्थित है, यह है कर्मनाशा नदी पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गर्म जल स्रोतों के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, तो राजगीर है। उत्तर बिहार की नदियां जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा नदी में मिलती हैं, कौन सा समूह सही क्रम दर्शाता है। तो हमने अभी जो कोड पढ़ा था, घाघ बुबा कको महा, घाघरा को ही हम सरयू नदी बोलते हैं, तो इसे कोड लिखते हैं घाघ बुबा यानी घाघरा, उसके बाद घाघ गंडक, बुबा मतलब बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, उसके बाद कमला, कोसी और है महानदी। ठीक है, तो हमें मिलाना है। सबसे पहले कौन आएगा, घाघरा जिसे हम सरयू नदी बोलते हैं, तो सरयू इसमें है, इसमें है, इसमें घाघरा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आएगा गंडक, गंडक इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें पहले है, तो गंडक, गंडक के बाद आएगा बूढ़ी गंडक, उसके बाद बागमती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा नदी में मिलती है, पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम क्या है। तो हमें पूरब से इसी क्रम में देखेंगे, पूरब से हमें पश्चिम आना है। ये अगर बिहार है और ये गंगा नदी है, तो यहाँ हमें पूरब से पश्चिम की ओर देखना है। तो पहले पूरब में कौन आएगी, महानदी आएगी, महानदी के बाद आएगी कोसी, कोसी के बाद इसमें एक छोटी सी नदी आती है बलान, अगर नहीं याद है तो कमला पे सीधा बढ़ें। तो महानदी कोसी का ऑप्शन देखें, इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम जो गंगा में मिलती है, और हमें वो मिलाना है। दक्षिणी भाग का हमने अभी तक क्या देखा, पूर्वी भाग का। तो दक्षिणी भाग का कोड हमें बताया था कसुपुफग्याग, तो पहला क्या होगा, कर्म नासा, उसके बाद है सोन, उसके बाद पुनपुन, पुनपुन में कौन सी नदी आके मिलती है, फल्गु, फ की मतलब क्यूल, आ मतलब अजय, उसके बाद बदुआ। ठीक है, तो हमें मिलाना है कैसे, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इधर से इधर जाना है। तो पहले कौन आएगा, पहले कर्मनाशा इसको काउंट नहीं किया है, तो सोन से शुरू करते हैं। सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, और उसके बाद यहाँ पे सकरी नदी आती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है, तो ये एक आयताकार अपवाह प्रणाली है। कोसी गंगा में कहाँ पे मिलती है, तो ये खगड़िया के निकट मिलती है। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, कोसी नदी। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो ये पटना के निकट मिलती है। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है, तो ये फतुहा में मिलती है। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो ये पटना। सोन नदी बिहार के किस स्थान में मिलती है, यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए गए हैं। सोन नदी पटना के मनेर में आके मिलती है, पटना के मनेर में आके मिलती है, हमने थियरी में अभी पढ़ा है इसे। बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है, तो ये छपरा के निकट मिलती है। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, ये कौन सी नदी है, तो अजय नदी का उद्गम स्थल जमुई में है, हमने थियरी में पढ़ा इसे। बिहार के राजगीर में गर्म जल के स्रोतों का सही समूह कौन सा है, तो इसमें सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड और गोमुख जो कि राजगीर में स्थित है, तो ये सबसे सही ऑप्शन है। मुंगेर जिले में स्थित गर्म जल के स्रोत जिसका उद्गम स्थल खड़गपुर पहाड़ी सही समूह कौन सा है, तो हमने पढ़ा था सीताराम लक्ष्मण और ऋषि वाला, सीताराम लक्ष्मण ऋषि जन्म भीम कुंड, ये सब कहाँ पे है, मुंगेर जिले में है। उसके बाद बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है, तो ये मुंगेर जिले में मिलती है। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बूढ़ी गंडक के किनारे। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है,
तो ये घाघरा नदी के तट पर है। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो बोधगया पर्यटन स्थित है। यहाँ पे विष्णुपद मंदिर भी स्थित है जहाँ पे पितृपक्ष मनाया जाता है। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिसका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है? तो यह है कमला, बागमती और महानंदा। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली जो नदी है वो है बूढ़ी गंडक। बिहार के मध्य भाग में गंगा नदी बहती है। किधर की ओर बहती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये तो इजी सा क्वेश्चन है। बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो ये मुंगेर के उत्तर में मिलती है। महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो ये मनिहारी से थोड़ा पूरब में मिलती है। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो घाघरा नदी है, जिसे हम सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, बिहार के किस नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है। कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो जयनगर में प्रवेश करती है। कमला की सहायक नदी में कौन कौन से हैं? सोनी, ढौरी और बलान नदी। कमला नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कोसी नदी की सहायक नदी है। और कमला नदी की सहायक नदी कौन? बलान है। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है। उस जगह का नाम बताएं। तो ये बराबर की पहाड़ी जो कि गया में स्थित है के निकट बहुत सारी शाखाओं में विभक्त हो जाती है। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो कोसी ने सबसे ज़्यादा पथ परिवर्तन किया है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर के मिलती हैं? उत्तर से आकर के मिलती हैं यानी कि हिमालय की ओर से। तो गंडक, कमला और बागमती, जैसा कि मैंने कोड बताया है आपको, घाघ, बुबा, ककोमहा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी को कमला की एक सहायक नदी है बलान, उसमें आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद महानंदा। गंडक सहायक नदी है किसकी? गंगा की। बिहार में कांवर झील कहाँ पे है? बेगूसराय, हमने झील के बारे में पढ़ा। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन कौन सी है? कसोपू, फग्याप, कमला, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, अजय, बदुआ। सोन, पुनपुन, किऊल, चंदन। कौन सी नदी बिहार में बहती है? तो इसमें से ब्रह्मपुत्र बिहार में नहीं बहती है। असम से होके पश्चिम बंगाल और फिर उसके बाद बांग्लादेश में आके गिर जाती है। ताप्ती भी नहीं बहती है। गोदावरी भी नहीं बहती है, दक्षिणी नदी है, तो गंगा आंसर होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? तो कोसी नदी। सही जोड़ा का पहचान करना है। तो इसमें कौन सही मिलान किया गया ये देखना है। तो कौन सी नदी, मेरे ख्याल से ये जो जोड़ा दिया गया है वो ये दिया गया है कि कौन सी नदी गंगा नदी में कहाँ पे आके मिलती है? तो पुनपुन नदी भागलपुर में आके मिलती है। फल्गु नदी मुंगेर, सही जोड़े का हमें पहचान करना है। पुनपुन नदी भागलपुर में नहीं मिलती है, ये तो गलत है। उसके बाद मुंगेर में फल्गु नदी आके मिलती है, ये भी गलत है। शिवहर उत्तरी कोयल जो है वो शिवहर में आके मिलती है, ये भी गलत है। आंसर सही क्या है? कटिहार में महानंदा आके मिलती है। बिहार में घोघा झील स्थित है। घोघा बिल या घोघा, ये कटिहार जिले में स्थित है। इसमें कौन नदी सर्वाधिक विसर्पाकार मार्ग बनाती है? तो इसका आंसर होगा बूढ़ी गंडक। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोकुर झील पाए जाते हैं? तो सहरसा जिले में सबसे ज़्यादा गोकुर झील पाए जाते हैं। बिहार में स्थित ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? ये 47 मीटर है। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? तो ये है 87 डिग्री सेल्सियस। मोकामा ताल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? तो ये फल्गु नदी का होता है। भिखना ठोड़ी यहाँ पे होता है, ठोड़ी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? तो आंसर होगा हरहा नदी। बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा कोसी नदी। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? तो कोसी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है।
गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है? तो 120 किलोमीटर की लंबाई बनाती है। उत्तरी बिहार की किस नदी का औसत धार यानी गति सर्वाधिक है? तो बूढ़ी गंडक का जो धार है, गति है, सबसे तेज है। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा बागमती। बागमती उत्तरी मैदान में प्रवाहित होती है। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? तो उत्तरी मैदान का पूछ रहा है। तो दक्षिणी मैदान में सोन नदी होती है, तो यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? तो पहला तो एक होता है घाघरा नदी, फिर करमनाशा और थोड़ा सा है गंडक। तो आंसर क्या होगा? करमनाशा, घाघरा तो है और गंडक। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो सोन नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर पटना स्थित है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गंडक परियोजना। गंडक परियोजना किस किस की संयुक्त परियोजना है? बिहार, यूपी और नेपाल की। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? तो सोन नहर प्रणाली है। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त है? तो बिहार और नेपाल को। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? तो ये पूर्वी कोसी नहर की शाखा है। उसके बाद है सारण सिंचाई नहर निकलती है किस नदी से? तो ये गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से पानी आता है। बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में हुई थी? इसका आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिलती है, इसका उद्गम स्थल क्या है? तो ये बारून। बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल क्या है? किसका उद्गम स्थल है पश्चिमी सोन कनाल का? तो ये डेहरी होगा, डेहरी ऑन सोन। बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें कौन सी हैं? तो ढाका और तिऊर। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकली गई हैं तो हनुमान नगर के निकट से, जो कि नेपाल में स्थित है। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो रोहतास में सबसे ज़्यादा होती है, रोहतास, कैमूर और बक्सर वाले क्षेत्रों में। सदाबहाई नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है कहाँ पे? उत्तर बिहार में। तो चूँकि सदाबहाई नहरें उत्तर बिहार में बहती हैं तो प्रचलित भी उधर ही होंगी। बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? तो यह है देउर नहर। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? तो ये 1965 में बनकर तैयार हुई थी। शिलान्यास हुआ था 1953 में, शुरू हुआ काम 1954 में और बना 1965 में। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये है बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना। हालांकि लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहरों का नाम दिया गया है, सही उत्तर देना है। तो तिरहुत नहर, सारण नहर, तिऊर नहर, इनमें से सभी आंसर होगा। सकरी नदी से सिंचाई की जाती है किस क्षेत्र को? तो गया, नालंदा और पटना तीनों क्षेत्रों को किया जाता है। कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? तो बिहार और नेपाल को लाभ प्राप्त होता है। आंसर इसका होना चाहिए बिहार और नेपाल को ही प्राप्त होता है। गंडक परियोजना का पूछेगा तो बिहार, नेपाल और यूपी होगा। बिहार में वर्ष 2009 से 10 में कुल सिंचाई में बड़ी, मध्यम और छोटी नहरों का कितना हिस्सा था? तो ये 27.5% था। अभी कुल क्षेत्रफल बढ़ गया है। बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होती है? तो उत्तर पश्चिमी भाग में होती है। बिहार के सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कमला नहर से पूर्णिया तथा कटिहार जिले में सिंचाई की जाती है, जो कि गलत है। पूर्णिया और कटिहार में इससे नहीं की जाती है। कमला नहर से दरभंगा तथा मधुबनी जिले में सिंचाई की जाती है। कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है किस क्षेत्र में? तो गंगा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। अगर ये गंगा हमारा बिहार है तो ये जो हमारा ये क्या होगा? साउथ होगा, ये वेस्ट, ये पश्चिम और दक्षिण। तो ये वाला जो एरिया है कैमूर, बक्सर, रोहतास, पटना, गया, औरंगाबाद वाला एरिया, यहाँ पे सर्वाधिक सिंचाई होती है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पठारी क्षेत्र है तो नलकूप से सिंचाई हो नहीं सकती।
तो नहरें निकाली गई हैं। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कौन सी हैं? तो सोन, गंडक और कोसी। आंसर डी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो सोन नहर प्रणाली सबसे पहले थी। सबसे पुरानी हमारी नहर प्रणाली यही है। तो हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बिहार की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।